नाज़रीन, बहुत सारी चीजें इसराइल के ऊपर टर्न कर रही हैं, बहुत सारी चीजें इसराइल के मकासद और प्लानिंग्स और साजिशों के खिलाफ जा रही हैं। वेस्ट बैंक का बिल जो है वो बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया है। दूसरी तरफ लेबनान की गवर्नमेंट के ऊपर शदीद दबाव है कि वो इसराइल को जब रिस्पॉन्ड करे। दूसरी तरफ अरब और ओआईसी लीडर्स की ममालिक की जो है वो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुई है फलस्तीनी रियासत के हवाले से। और इसके साथ फिर नाज़रीन आप एक और चीज देखिए कि ये जो इसराइल ने सारा जेनोसाइड किया है और पूरा जोर लगाया है और जिसके लिए पूरा वेस्ट जो है उसने अपना सारा ऑर्डर, अपना सारा इमेज, अपनी इकॉनमी, अपने वेपन्स, एक एक चीज जो है वो इसराइल को दी और अपना इमेज जो है, अपनी रेपुटेशन जो है वो दांव पर लगा दी। और कितनी गवर्नमेंट्स वेस्ट के अंदर गिर गई हैं, कितनी ज्यादा गवर्नमेंट्स अनपॉपुलर होकर वेस्ट के अंदर गिरी हैं। तो ये सब जो है वो उन्होंने अपने दांव पर लगाया, सिर्फ इसलिए तमाम अपने रूल्स तोड़ दिए। वो जेनेवा कन्वेंशन, वो इंटरनेशनल लॉज, वो आलमी अदालतें, वो यूनाइटेड नेशन, वो ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशन, सब जो उन्होंने बनाया था खुद सारा इसराइल के लिए वो तोड़ दिया। 2 साल तक उन्होंने आंखें बंद रखी और एक भी सैंक्शन इसराइल के ऊपर नहीं लगाई। ऐसा मॉडर्न हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। तो ये सारा कुछ उन्होंने इसराइल के लिए किया, वाई कि इसराइल जो है वो फलस्तीनी रियासत को वाइप आउट कर दे। इसराइल का ये सारा जेनोसाइड करने का मकसद क्या था कि फलस्तीनियों से जो उनकी लैंड है, वेस्ट बैंक और गजा दोनों, ये कब्जे में कर ली जाए और फलस्तीनियों को इस लैंड से जो है वो बेदखल कर दिया जाए, दर बदर कर दिया जाए। तो यूं फलस्तीनी कॉज जो है वो खत्म हो जाएगा। इस सारी जेनोसाइड का और इतनी ताकत, इंतहा की ताकत, लामहदूद ताकत इस्तेमाल करने का बुनियादी मकसद यह था। तो अब मुझे बताइए, क्या वो फलस्तीनी कॉज को खत्म कर सके हैं? ठीक है, फलस्तीनी भी फलस्तीनी रियासत को नहीं ले सके हैं, लेकिन क्या वो फलस्तीनी कॉज को खत्म कर सके हैं? तो यही उनकी सबसे बड़ी डिफीट है। नाज़रीन, वो हार चुके हैं। इस एंटिटी का कोलैप्स होना ये नविश्ता दीवार है। इस डिफीट के बाद, इस एक्सट्रीम फोर्स और जुल्मों के पहाड़ तोड़ देने के बाद अपने डिक्लेयर्ड गोल्स अचीव ना करना, ये इस एंटिटी के कोलैप्स का नविश्ता दीवार है। फलस्तीनी अपनी जगह पर मौजूद हैं, लैंड उनके पास है, शनाख्त उनके पास है, और इसका मतलब यह है कि जो ही उनकी ताकत का गलबा थोड़ा सा कम होगा तो आप फलस्तीनी रियासत जब यहां पर देखेंगे। यानी ठीक है, फलस्तीनी भी अभी अपनी रियासत लेने में कामयाब नहीं हुए हैं, लेकिन वो सरवाइव कर गए हैं। असल बात यह है, इजराइल का मकसद उनको वाइप आउट करना था। फलस्तीनी सरवाइव कर गए हैं, वो अपनी लैंड पर मौजूद हैं, अपनी शनाख्त के साथ मौजूद हैं। ये जीत है, ठीक है ना। इजराइल का इस वक्त का मकसद उनको वाइप आउट करना था। तो जो ही दुनिया में ताकत का गलबा ये चेंज होगा और जो रियलिटीज आप यूरोप में और जो रियलिटीज आप अमेरिका के अंदर इमर्ज करती हुई देख रहे हैं। कभी आपने सुना था कि कनाडा का प्राइम मिनिस्टर कहे कि हम नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे, इजरायली वजीर आजम को जब गिरफ्तार करेंगे? ये कभी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर से आपने सुना था? कभी आपने यूरोप से ये देखा था कि इजरायली वजीर आजम जो है वो यूरोपियन एयर स्पेस को बाईपास करते हुए जो गुजर रहा है? तो जो यूरोप के अंदर रियलिटीज इमर्ज कर रही हैं, जो अमेरिका के अंदर रियलिटीज इमर्ज कर रही हैं, ये अब कोई दूर नहीं है कि वो एक जो अनकंडीशनल सपोर्ट है इजराइल की, उससे पीछे हटें और ये एंटिटी जो है वो बिल्कुल अपने उसमें एब्सोल्यूट डिफीट की तरफ जो है वो ये जाएगी। ये बात है, ये सारा जेनोसाइड उसमें फेलियर, उसका वाज़ेह रिजल्ट है ये आने जा रहा है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। इसके साथ ग्लोबल एस्केलेशन भी जारी है, वेनेजुएला से यूक्रेन से ताइवान तक, पैसिफिक तक, ये भी आपके सामने शेयर करेंगे। अच्छा, सबसे पहले वेस्ट बैंक से हम शुरुआत करते हैं। वेस्ट बैंक में नाज़रीन जो बैकलैश इजराइल को, जो जिल्लत, बैकलैश भी नहीं, जो जिल्लत उठाना पड़ी है, ये अगेन उस चीज का प्रूफ है, उस चीज का एविडेंस है जो हम बात कर रहे हैं कि चीजें टर्न कर रही हैं इजराइल के ऊपर। ये पीहा जो है, ये व्हील जो है वो टर्न कर रहा है। अब वेस्ट बैंक का बिल इन्होंने पास किया, 24 घंटों से भी कम टाइम के अंदर उस बिल को जो है वो डिसमिस करना पड़ा नेतन्याहू को। वाई? पूरी दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया है और सबसे बढ़कर खुद अमेरिका ने जो है वो रिजेक्ट कर दिया है। और जेडी वैंस ने इस बिल को इंसल्ट करार दिया है कि मेरी मौजूदगी के अंदर इस तरह का बिल जो है वो पास किया गया। ट्रंप ने कहा कि अगर ये वेस्ट बैंक को एनेक्स करने की कोशिश करेंगे तो अमेरिका की ये मुकम्मल सपोर्ट खो देंगे। अमेरिका बिल्कुल इजराइल को छोड़ देगा और इजराइल जाने और हमसाए जाने और मिडिल ईस्ट जाने। ट्रंप स्ट्रेस एनेक्सेशन ऑफ द वेस्ट बैंक विल नॉट हैपन।
डोनाल्ड ट्रंप ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ इजराइल एनेक्सिंग द वेस्ट बैंक, उसने कहा इट विल नॉट हैपन, मैंने जुबान दे दी है अरब्स को कि ये वेस्ट बैंक पर कब्जा नहीं कर सकते, एंड यू कैन नॉट डू दैट नाउ, वी हैव हैड ग्रेट अरब सपोर्ट। इजराइल, ये लाइन सुनिएगा, ये भी कोई कभी अमेरिकी सदर जब नहीं बोल सका, और ये जितना बड़ा ट्रंप सपोर्टर है उतना ये अनप्रेडिक्टेबल शख्सियत भी है, तो इसके बदलने में भी टाइम नहीं लगेगा। इसने कहा है इजराइल वुड लूज ऑल द सपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि इजराइलियों में इस वक्त क्या खौफ है। ईरान है, अगर ईरान, रशिया और चाइना ईरान से पीछे हट जाए तो क्या ईरान खत्म हो जाएगा? दुनिया के जो जेन्युइन कंट्रीज हैं, जो कॉलोनीज नहीं हैं, जो अपनी लैंड के ऊपर हजारों साल से, सैकड़ों साल से रह रहे हैं, अगर कोई बड़ी ताकत उसको छोड़ दे तो क्या वो कोलैप्स कर जाएंगे? नहीं, वो मुल्क अपनी जगह पर कायम रहेंगे। लेकिन इस एंटिटी का जरा आप हालत देखिए, पिछले सैकड़ों साल में क्या होता आया है। अब ग्लोबल पावर्स इनके ऊपर खड़ी हैं, इनका साथ दे रही हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया है? एक जेनोसाइड की है। जरा सोचिए कि अमेरिका पीछे हट गया। देखें, दुनिया में कोई अबदी चीज तो नहीं है, कोई ऐसा अलायंस जो दुनिया के आगाज में बना हो और आज तक कायम हो, दुनिया में कोई ऐसा अलायंस है? तो ये अलायंस भी नहीं रहने वाला है। इसका सबसे बड़ा सबूत खुद तारीख है। सोचिए अगर अमेरिका पीछे हट गया तो इन्होंने एक जेनोसाइड की है, तो उसका नतीजा क्या नहीं? तो ये एक खौफ अब इनके अंदर बढ़ रहा है। जाहिर है आज इसकी कोई फौरी कोई अमेरिका छोड़ने वाला नहीं है, और ना ही कोई फौरी ऐसा नजर आ रहा है कि 6 महीनों के बाद अमेरिका अनाउंस करेगा कि वो इजराइल को छोड़ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जितनी तेजी के साथ चीजें बदल रही हैं, ये कोई लंबी चौड़ी बात भी नहीं है। तो अमेरिका ने छोड़ दिया तो फिर क्या होगा? तो इन्होंने क्या किया है? किसी मुल्क ने जेनोसाइड नहीं किया है दुनिया में, इन्होंने क्या किया है? तो यह बड़ा खौफ है। तो ट्रंप कह रहा है कि इजराइल सारी अमेरिकन सपोर्ट लूज कर देगा, बिल्कुल अमेरिका इनको छोड़ देगा, इनके हाल के ऊपर इनको छोड़ दिया जाएगा फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स इफ दैट हैपेंड। वेस्ट बैंक पर कब्जा किया तो फिर जो है वो मुकम्मल अमेरिका पीछे हट जाएगा। और फिर ट्रंप ने कहा कि मैं तो गजा को जब विजिट करने की जो है वो इस वक्त सोच रहा हूं, गजा को जाकर विजिट करूं। और फिर उसने कहा कि वॉर इन गाजा इज ओवर एंड नेतन्याहू मस्ट एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। अच्छा, अब मुझे बताइए नाज़रीन कि अमेरिका फलस्तीनी रियासत को रिकॉग्नाइज नहीं करता, अमेरिका फलस्तीनी रियासत में इंटरेस्टेड नहीं है, फलस्तीनियों को कोई राइट्स देने के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, वो ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है, फिर वो वेस्ट बैंक को अनेक्स क्यों नहीं करने दे रहा? जरा सोचिए ना भाई, वो फलस्तीनी रियासत चाहते ही नहीं है, फिर अनेक्स करने दे वेस्ट बैंक को, फिर क्यों रोक रहे हैं इजराइल को? इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो उनकी ख्वाहिशें कुछ भी हो सकती हैं, वो इस तरह से बिहेव जरूर कर सकते हैं कि वो लिमिटलेस हैं, वो जो चाहें इस प्लेनेट पर कर सकते हैं। लेकिन ये वाला फैसला, ये अमेरिका की ये पोजीशन, ये इस बात का सबूत है कि नहीं, लिमिट्स हैं, और ये लिमिट्स अब विजिबल हैं। और आपने ट्रंप के ये अल्फाज देखे कि यू कैन नॉट एनेक्स नाउ, इस वक्त तुम नहीं कर सकते। और इस वक्त चूंकि अरब सपोर्ट हमारे साथ है, यानी जो अमेरिका के मकासद हैं ये उसके खिलाफ है कि वेस्ट बैंक जब वो इजराइल कब्जा कर ले, बाद में देखी जाएगी। अच्छा, अब बात को भी देख लेते हैं। यहां से तो दुनिया बदल रही है, यहां से इक्तदार इजराइल के हाथ में नहीं जा रहा है, यहां से इक्तदार तो उल्टा शिफ्ट हो रहा है। तो आज अगर ट्रंप जैसा अल्ट्रा प्रो इजरायली प्रेसिडेंट अगर वो भी नहीं सपोर्ट कर सकता इस बात को, तो कल को क्या होना है? खुद इजरायली इस बात को समझते हैं कि उन्होंने जो करना है ट्रंप के टाइम पर करना है, और नेतन्याहू ये समझता है कि दिस इज द लास्ट बेस्ट चांस। तो अगर ट्रंप की टाइम में ये नहीं हो सकता तो कल को क्या होना है? यहां से तो आगे डिक्लाइन है। तो ये एक लिमिट का भी सबूत है कि वो जितना बिहेव करें कि उनकी कोई लिमिट्स नहीं है, उनकी लिमिट्स हैं, और अब ये विजिबल हैं कि यहां पर वो फेल हो गए हैं। वो जेनोसाइड करके भी जो उनके डिक्लेयर्ड गोल्स थे फलस्तीनियों को वाइप आउट करना, उसमें नाकाम हो चुके हैं। तो इसलिए तारीख भी बदल रही है, टाइम भी बदल रहा है, और ताकत का तवाज़ुन भी बदल रहा है। तो ट्रंप ने यह कहा है कि सऊदी अरेबिया बड़ा क्लोज है अब्राहम अकॉर्ड के ज्वाइन करने के, कभी भी नहीं होगा। सऊदी अरेबिया इस सिनेरियो में, इन चंद महीनों में, 2, 4, 5 साल बाद क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। इस वक्त 1-2 साल में,
6 महीनों में पॉसिबल नहीं है कि सऊदी अरेबिया अब्राहम अकॉर्ड करे। अब बिल्कुल वो मजबूर हैं कि जब तक फ़लस्तीनी रियासत अनाउंस नहीं हो जाती जिसका यरूशलेम कैपिटल होगा, वो अब्राहम अकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। और जेडी वैंस ने कहा कि इजराइल की वेस्ट बैंक की एनेक्सेशन बिल जो है वो एक इंसल्ट है, और उसने कहा ये फुलिश इकदाम है जो उन्होंने उठाया। ये जेडी वैंस के अल्फाज थे इजराइल में खड़े होकर, और उसने कहा मेरे होते हुए ऐसा बिल लाया गया, ये इंसल्ट है। तो मुझे बताइए, जब वो फलस्तीनी रियासत में इंटरेस्टेड ही नहीं है तो फिर क्यों रोक रहे हैं, और क्यों इसराइल के खिलाफ ऐसी जुबान इस्तेमाल करना पड़ी है कि पूरी अमेरिकन सपोर्ट हम वापस ले लेंगे अगर इन्होंने ये इकदाम उठाया। ऐसी धमकी, ऐसे अल्फाज, तो ये वो चीज है। फिर आप देखिए स्मोत्रिच ने क्या किया। स्मोत्रिच ने जनाब अली सऊदी अरेबिया के हवाले से कुछ बहुत ही नाजेबा अल्फाज कहे हैं और फिर फौरी माफी मांगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। स्मोत्रिच ने जनाब अली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उसने कहा कि अगर सऊदी अरेबिया ये शर्त रखता है कि वो नॉर्मलाइजेशन तब करेगा कि जब फलस्तीनी रियासत बनेगी, तो फिर मैं सऊदी अरेबिया को कहता हूं कीप राइडिंग द कैमल्स, बस तुम ऊंटों की सवारी करते रहो इन द डेजर्ट्स, बस सहराओं में फिरते रहो, एंड वी विल कंटिन्यू टू डेवलप आवर इकोनॉमी एंड सोसाइटी एंड द स्टेट एंड द ग्रेट थिंग्स वी नो हाउ टू डू। हम जो है वो अपनी इकोनॉमी को डेवलप करेंगे, अपनी स्टेट को ताकतवर बनाएंगे और ग्रेट थिंग्स करेंगे जो सिर्फ हमें पता है और तुम्हें नहीं बताएंगे। इसके बाद स्मोत्रिच को 1-8 घंटे के अंदर माफी मांगना पड़ी कि मुझसे गलती हो गई और ये मेरा कहने का मतलब नहीं था। अच्छा, अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो उसने बात की है, असल में इजरायली यही समझते हैं अरब्स के बारे में। उनकी जो दिल की बात है वो यही है जो उनकी जुबान से निकली है। वो अरब्स को ऐसे ही ट्रीट करते हैं लेकिन इस बयानिए को छुपा कर रखते हैं। अच्छा, अब जो उसने माफी मांगी है, तो अब देखिए अरब्स इजराइल से क्या तवक्को रखते हैं। वो ये तवक्को रखते हैं कि ये हमारी इकोनॉमी में मदद करेंगे, ये हमारी इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करने में मदद करेंगे, ये हमारी मिलिट्री को अपग्रेड करने में जो है वो हमारी मदद करेंगे और ग्रेट थिंग्स हमें बताएंगे जो सिर्फ इनको पता है। ये बात उसने बिल्कुल सही की है। ये असल में यही तवक्को रखते हैं कि इजराइल कोई ऐसी बला का नाम है जो हमारी इकोनॉमीज को भी मॉडर्नाइज कर देगा, जो हमें टेक्नोलॉजी भी देगा, जो हमारी मिलिट्रीज भी खड़ी करेगा, और सिर्फ ग्रेट थिंग्स वही कर सकता है, उसको पता है। इनको इस खाम ख्याली से बाहर आना चाहिए। इजराइल इनके बारे में असल में क्या समझता है ये खुद उनकी जुबान से निकला है। वो इनको टेक्नोलॉजी देगा, इनकी मिलिट्रीज को जब वो खड़ा करेगा, इनको अपनी जो सोच है। और देखें, हर जगह पर मटीरियलिस्टिक नहीं हुआ जा सकता। इजराइल के साथ जंग जो है वो नजरियाती जंग है, तो ये तो अपने नजरियात जो है वो बिल्कुल कहीं दफन करके बैठे हुए हैं। तो इनको भी उस अप्रोच के साथ भी इजराइल को देखना चाहिए, ठीक है ना, उस अप्रोच के साथ भी इजराइल को देखना चाहिए। तो ये एक अहम वाकया हुआ है। स्मोत्रिच ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए, फिर फौरी माफ़ी मांगना पड़ी। स्मोत्रिच जैसा बंदा जब माफ़ी मांग रहा है और इसने लाखों फ़लस्तीनियों को मार दिया, उस पर माफ़ी नहीं मांगी, इस बयान पर माफ़ी मांगी है। सो OIC कंट्रीज और अरब कंट्रीज उन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करते हुए वेस्ट बैंक बिल की मुखालफत की और कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो ये वायलेशन जो है वो रुकवाए, और साथ उन्होंने आलमी अदालत का जो फैसला है उसको वेलकम किया है, ठीक है। और गजा में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वो जूं का तू मौजूद है, क्योंकि जो एड है इजराइल उस तरह से अंदर नहीं जाने दे रहा, और ये इस सोफिस्टिकेटेड आर्मी की शिकस्त का सबूत है कि वो ये जंग जीतना चाहते हैं बेबी फार्मूला फूड बंद करके। वो फूड जो सिर्फ चंद महीनों के बच्चों के लिए होता है, वो फूड बंद करके वो ये जंग जो है वो जीतना चाहते हैं। तो उन्होंने इस प्लेनेट की सबसे ब्रूटल तरीन ताकत का जब इस्तेमाल कर लिया है, अब वो समझते हैं कि वो इसमें जीतेंगे तो वो भूल जाएं। और जितनी बेरहमी इन्होंने दिखाई है, वक्त जब बदलेगा तो आप सोच सकते हैं फिर क्या होगा। गाजा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इज वर्सनिंग डिस्पाइट इजराइल एंड हमास सीज़फायर, क्योंकि एड उस तरह से अंदर नहीं जा रही है। 41 ऑर्गेनाइजेशंस ने यह ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी कर दी है कि इजराइल जानबूझकर जो लाइफ सेविंग एड है, जान बचाने वाली अद्वियात हैं, वो अंदर दाखिल करने से मना कर उसको रिफ्यूज कर रहा है, उसकी एंट्री जो है वो ब्लॉक कर रहा है। 41 दुनिया की ऑर्गेनाइजेशंस उन्होंने ये ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी की है। तो अब वो इसलिए दुनिया में अभी भी मुजाहरे हो रहे हैं
اور یہ ریجنل کنٹریز کو چاہیے کہ وہ جو گارنٹرز بھی درمیان میں بنے ہیں کہ وہ ایڈ جو ہے وہ نہیں پہنچا پا رہے. یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے. اور اس سے آپ اسرائیلیوں کا مائنڈ سیٹ، یعنی دیکھیں جو ایسا مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں یہ عرب کنٹریز ان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ امن کے بیج جو ہے وہ بونا چاہتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ چل سکتے ہیں. جن کا مائنڈ سیٹ یہ ہے، دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا. خود امریکہ نے بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں اور سارا کچھ کیا ہے، ایسا تو وہ بھی نہیں کر سکے جو یہ کر رہے ہیں. تو یہ اب مطلب ان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، یہ ان کو سوچنا چاہیے. کائرو کے اندر ایک بڑی اہم ترین میٹنگ ہو رہی ہے اور اس میں حماس اور جو فتح ہے ان کی ملاقات ہو رہی ہے، جس میں حماس کے ٹاپ آفیشلز خلیل الحیا اور فتح کے جو ٹاپ آفیشلز ہیں وہ ملاقات کر رہے ہیں. چونکہ ان کے آپس میں ڈویژنز اور جو فلسطینی اتھارٹی کا محمود عباس کا کردار رہا ہے تو کافی افسوسناک رہا ہے. تو اب ایک یونٹی پیدا کرنے کی حماس کی جانب سے ایک اور اٹیمپٹ جو وہ کی جا رہی ہے اور ایک ملاقات یہاں پر ہو رہی ہے. اور ابھی ریسنٹلی فتح جو ہے وہ چائنا سے ہو کر آئی ہے. فتح کے آفیشلز جو ہیں تو اس میں چائنا کا بھی اہم کردار ہے ان کو یونائٹ کرنے کے اندر. ایران اور بیلاروس دونوں سامراج کے خلاف لڑنے والی بڑی طاقتیں ہیں، تو دونوں کے درمیان جو کوآپریشن ہے وہ بڑھ رہا ہے. ایران اینڈ بیلاروس بوسٹ ڈیفینس کوآپریشن، strengthening defense and industrial ties with both side. joint projects جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں. shared interest اور کوآپریشن کو جو ہے وہ ڈیپ کیا جا رہا ہے. یہ ایران اور بیلاروس کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں. پھر آپ دیکھیے ایک اور فینومنا جو ویسٹ کے اندر ہو رہا ہے، رچ ویلدی اینڈ پاورفل ویسٹ اینڈ کولیکٹیو ویسٹ، جس نے اسرائیل کو قائم کیا. دیکھیے کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں. خود یورپ اب ٹرسٹ نہیں کر رہا ہے امریکہ پہ، یورپ امریکہ پر ٹرسٹ نہیں کر رہا ہے. اور یہ کوئی انالیسز نہیں ہے، یہ پریکٹیکل ثبوت ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اس سے پہلے آپ نے وہ اقدامات دیکھے کہ یورپ نے اپنی جوائنٹ انٹیلیجنس جو ہے وہ بنا لی ہے. جوائنٹ انٹیلیجنس باڈی بنائی گئی ہے سی آئی اے اور امریکہ کے اوپر جو وہ ڈیپینڈنس کم کرنے کے لیے. آج وہ ایک اور کام کر رہے ہیں. ہیڈ لائن میں ذرا دیکھیے، یورپ فرمز ایگری آن سیٹلائٹ مرجر ٹو کاؤنٹر اسٹارلنک. اسٹارلنک کس کا؟ امریکہ کا. اور یوکرین جنگ میں جو سب سے کمزور چیز ہے یورپ کے لیے، اگر امریکہ آج اپنا اسٹار لنک نکال لیتا ہے تو اگلے 72 گھنٹوں میں یوکرین کو شکست ہو جائے گی، کیونکہ فوری طور پر اسٹار لنک کو ریپلیس نہیں کیا جا سکتا. یہ ساری جنگ جب اسٹار لنک کے اوپر جاری ہے تو یوکرینین فورسز جب وہ بلائنڈ ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، بلائنڈ ہو جائیں گی. انٹرنیٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ساری کمیونیکیشن جب وہ کولیپس ہو جائے گی. تو فوری طور پر چونکہ اسٹار لنک کا ایک سارا انفراسٹرکچر ہے جو وہاں پر ڈپلائی ہے تو وہ نہیں چل. سب سے کمزور اس میں کڑی اسٹار لنک ہے. اور یورپ کیا کر رہا ہے؟ اسٹار لنک کو ریپلیس کر رہا ہے، ڈیپینڈنس امریکہ کے اوپر کم کر رہے ہیں. تو ظاہری طور پر وہ ظاہر ہے امریکہ ہے، تعلقات ہیں، اتنا ایک دوسرے کے اوپر انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں، ادارے ہیں، نیٹو ہے، بہت کچھ ہے. تو یہ نہ چیزیں ایک دن میں بنتی ہیں نہ ایک دن میں ختم ہوتی ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں یورپ میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب وہ امریکہ کے اوپر دوبارہ ڈیپینڈنس نہیں کرنے والے ہیں. چونکہ ورلڈ وار 2 کے بعد یورپ کی سیکیورٹی کی گارنٹی انہوں نے امریکہ کے حوالے کر دی تھی. اب وہ اس کو آہستہ آہستہ ود گراؤنڈ ریالٹیز جو وہ واپس لے رہے ہیں. یہ فیصلہ وہاں پر ہو چکا ہے. اس کے براہ راست اثرات اسرائیل پر ہوں گے اور دنیا پر بھی ہوں گے. چونکہ وہ مل کر دنیا کا نظام چلا رہے تھے، اب فرق آئے گا. اور فائنینشل ٹائم کی یہ رپورٹ دیکھیے، ٹرمپ نے ٹیرف کی جو پاور ہے اس کو اوور ایسٹیمیٹ کیا، زیادہ اوور کانفیڈنس دکھایا، اوور ایسٹیمیٹ کیا کہ وہ ٹیرف لگائے گا اور سب جو ہے وہ امریکہ کے گھٹنوں میں ہوں گے، اس کے پاؤں میں ہوں گے. تو ایسا نہیں ہوا، تو اس نے اوور ایسٹیمیٹ کیا. تو یہ ہوتا ہے، بڑی طاقتیں یہ سمجھتی ہیں کہ وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہوتا ہے نا، انہوں نے ایک فون کال کی، بڑے سے بڑا ملک جو ہے وہ گھٹنوں پر آ جاتا ہے. یہ ہوتا ہے، یہ بڑی پاورز ہیں وہ دیکھتی ہیں تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہوا. تو اس طرح کی ریالٹیز جو ہیں، اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ، جرمنی، برطانیہ، فرانس، یہ جو پاورفل اور بڑے کنٹریز ہیں جنہوں نے عالمی جنگیں لڑی ہیں اور جیتی ہیں، یہ کوئی اٹ سیلف کوئی ایسے ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں. نہیں، اصل میں ہم بات کر رہے ہیں اسرائیل کے تناظر میں. یعنی یہ بڑے ہیں، پاورفل کنٹریز ہیں، بہت بڑے بڑے کرائسس سے گزرے ہیں، تو ان کی اکانومیز بھی اچھی رہیں گی، ان کے ملٹریز بھی بڑی رہیں گی، یہ بڑی پاورز کے طور پر رہیں گے آنے والی دہائیوں تک، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ جو مونوپلی والا کردار ہے،
دنیا کو کنٹرول کرنے والا کردار ہے، چودھری والا کردار ہے کہ بس انہی کی مانی جائے گی. یہ اسرائیل کو جینوسائیڈ بھی الاؤ کر دیں تو کوئی دنیا روک نہیں سکتی. یہ ختم ہونے جا رہا ہے. اب کوئی یہ کہے کہ امریکہ 6 مہینوں میں جو ہے وہ کوئی ڈکلائن ہونے جا رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے. یہ امریکہ ہے جو سینکڑوں سال میں ایک امپائر بنا ہے، اور ان کے لوگ ہیں، اور ان کی اکانومی ہے، اور ان کی ٹیکنالوجی ہے، اور ان کی ویلیوز ہیں جس پر وہ کھڑے ہوئے ہیں. بہت بڑے بڑے کرائسس سے گزرے ہیں. تو وہ دہائیوں تک ایک بڑا ملک، بڑی پاور اور بڑی سے والے ملک رہیں گے. جرمنی جیسا ملک 2 عالمی جنگیں لڑی، پھر کھڑا ہو گیا. پہلی عالمی جنگ لڑی، پھر کھڑا ہو گیا. دوسری لڑی، پھر کھڑا ہو گیا. جاپان پورا تباہ ہو گیا، پھر کھڑا ہو گیا. یہ ملک ہیں، بڑے ملک ہیں، اور یہ ایک بڑی پاور کے طور پر آنے والی دہائیوں تک رہیں گے. لیکن یہ جو ہے نا چودھری والا کردار، یہ ختم ہو رہا ہے. اور اسرائیل صرف ایک چودراہٹ کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اب تو دنیا کے عوام نے، خود ویسٹرن لوگوں نے اس کی لیجیٹیمیسی کو جو ہے وہ چیلنج کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا. اور لیپرڈ کہہ رہا ہے کہ ہم تو ایک وسال سٹیٹ جو وہ بن چکے ہیں، اور وہاں پر میکسیکو جو ہے وہ وینزویلا کے سپورٹ میں آ گیا. اس نے کہا ہم کوئی اس کو مکمل طور پر ریجیکٹ کرتے ہیں جو امریکہ ایئر اسٹرائکس کر رہا ہے، اس کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے، اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. میکسیکو وینزویلا کے سپورٹ میں آ گیا کیونکہ لیٹن امریکہ، ساؤتھ امریکہ، ان ملکوں کا اندازہ ہے کہ ہر ایک کے پیچھے امریکہ آ چکا ہے. ایک کے بعد ایک ملک کی باری آئے گی، تو وہ کہیں نہ کہیں اکٹھے ہو رہے ہیں. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے اور آگاہ کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.